नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है 9th और 10th जो पेपर हुआ था, पेपर थर्ड 26 अगस्त को हुआ, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अलग तरीके करने का अर्थ है कि एक एक ऑप्शन पर हम ध्यान देंगे। और यह कहने के लिए हम 80 है, लेकिन 80 की बजाय जो है कम से कम इसमें एक में 4 यानी कुल 120 मान के चलिए। यानी आप इसको बस अंत तक बने रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। चलिए कि करके बात करते हैं हिंदी की जो बात है। तो इसमें जो है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप यानी क्षेत्रीय रूप, यहाँ आता है अपभ्रंश या कभी कभी दे देता है प्राकृत। ये तो अर्धमागधी से, सौरसेनी से, ब्राचट से या उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सही है सौरसेनी अपभ्रंश। इसमें देखिए, याद रखिएगा आप कि अर्धमागधी हैं कि किस तरीके से हिंदी की बोलियां जो है, देखिए सौरसेनी अपभ्रंश में जो है 3 भाग है, ठीक है ना। इसमें 3 भाग है। एक जो है पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी हिंदी, तीसरा जो है पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में जो है बोलियां तो 6 हैं। देखिए, आकार बहुला, कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ओकार में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। वीडियो रोककर आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। राजस्थानी में ट वर्ग बहुला, इस पे अलग से हम वीडियो बनाएंगे। बहरहाल यहाँ आई है बात तो। और राजस्थानी की 4 मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जैसे हम ऐसे करके अगर बात करते हैं, ये जो है ना, ऐसे जो है ऐसे करके बात करते हैं, तो ये राजस्थानी में अगर ऐसे 4 भाग, इसमें हम अलग से बात करेंगे कि कौन सा मेवाड़ क्षेत्र है, अब मारवाड़ी का क्षेत्र है, कौन सा जयपुरी का क्षेत्र है, मालवा कौन सा, जब यहाँ उज्जैन मालवा। तो इस तरीके से हम बात करेंगे इसकी। और पहाड़ी में कुमायूनी और गढ़वाली, यानी इस तरीके के सौरसेनी अपभ्रंश के 3 भाग। अब अर्धमागधी में आइए। अर्धमागधी प्राकृत या अपभ्रंश से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी से बिहारी का विकास हुआ है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें इस प्रश्न में एक और है, इसमें ब्राचट। ब्राचट जो है ना सिंधी, ठीक है ना, सिंधी या जो वो है ना पंजाब के जो ऊपर वाला भाग है, वहां से जो है इसका संबंध है। चलिए अगला प्रश्न 42वां प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना। अब देखिए इसमें है कि एपी शर्मा, जीवी वर्गीस, बीजी खेर, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। ये दोनों ऑप्शन, दोनों विकल्प बड़ा जो है महत्वपूर्ण है। ये विकल्प हो सकता है आपको परेशान करे, तो इसमें याद रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा। आपको पता ही है कि बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। यहाँ हम रुक कर एक चीज जान लीजिए कि 7 जून 1955 को, ठीक है ना, अनुच्छेद आपको याद रखना है। अनुच्छेद की बात हम अभी आपसे करेंगे, ठीक है ना। आप 1955 को याद रखिए कि 1955 को राजभाषा आयोग की का गठन हुआ था। 21 सदस्य थे। 1956 में ये प्रतिवेदन दिया था राजभाषा आयोग ने। बाद में इसी के आधार पे अधिनियम बना। तो यहाँ देख लेते हैं कि राजभाषा हिंदी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए अब 343 से लेकर 351 तक जो है राजभाषा हिंदी के उपबंध दिए गए हैं। बहरहाल आइए अगले प्रश्न की अभी आगे बात करेंगे उस पर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं? अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है, कौन सी नहीं है। तो 43 में देखिए ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी, कौन सी नहीं है? याद रखिए कौन सी बोली नहीं है, यानी तीनों है इसमें। अभी तो हमने बताया ना तीनों, यानी इसका उत्तर हो जाएगा। ये बार बार कह रहे हैं कि ये दोनों जो है ना विकल्प जो है, इसी कारण जो है प्रश्न थोड़े से जो है क्रिटिकल बने हैं। क्रिटिकल कहने का अर्थ है कि आम लोगों के लिए। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न 44वां, कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? देखिए ये भी प्रश्न जो है अच्छा है। अच्छा इस कारण है कि सहारनपुर, मुरादाबाद, ये तो 100% है। रही बात बरेली की, तो बरेली में जब जाएंगे बरेली में, देखिए अब ऐसे है, ऐसे करके अब जब हम बात करेंगे, ऐसे भारत की अगर बात करते हैं, ऐसे करके बात करते हैं,
तो ये देखिए खड़ी बोली का जो क्षेत्र है ना, अभी कानपुर के पूर्वी क्षेत्र से लेकर और जो है ऐसे यहाँ तक, और बरेली बीच में, बरेली पीलीभीत यहाँ थोड़ा सा अलग है, ये शुद्ध खड़ी बोली, कौन सा नहीं है, तो इसमें बरेली इसका उत्तर सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 45वां भी बोली से ही है। देखिए अवधी, अब मिलान करना है आपको, अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। अब देखिए अवधी जो है ये जो बोली जाती है ये इलाहाबाद में है, ठीक है ना, इलाहाबाद। झांसी जो है ना बुंदेली में, झांसी में। ब्रजभाषा जो है मथुरा में, और छत्तीसगढ़ी जो है बिलासपुर में। यानी कुल मिलाकर जो है आपके ऑप्शन इस प्रकार है, यानी 3, ठीक है ना, 1 2 4, 3 1 2 4, चूंकि इन तीनों में कहीं नहीं है, इस कारण इसका उत्तर जो है ई सही होगा, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब आइए जो है अनुच्छेद 46 पे, सॉरी ये 46वां प्रश्न जो है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो अभी हम बात करेंगे इस पे, देखिए इसमें 351 जो है ना हिंदी भाषा के प्रसार की बात करता है। अनुच्छेद 351 अंतिम है, क्योंकि 343 से लेकर अभी बताएंगे अब 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी अनुच्छेद है। इसके बाद 349 जो है राजभाषा आयोग का गठन, ठीक है, समिति का प्रतिवेदन, नहीं आयोग और समिति का प्रतिवेदन है, याद रखिएगा, प्रतिवेदन है ये। अब आइए थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं अलग से, कि बहुत चंद शब्दों में देखिए 300 सब में है क्या आखिर। देखिए 343 जो है, 343 संघ की सही राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 344 जो है राजभाषा आयोग, ठीक है ना, जिसके आधार पे 7 जून 1955 को क्या राष्ट्रपति ने 21 सदस्यीय जो आयोग गठित किया था, ठीक है ना। और 345 जो है विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा की बात की गई है। 346 में एक दूसरे राज्य के, यानी एक राज्यों के बीच में जो है पत्रों का माध्यम क्या होगा, उस आधार पे जो है भाषा को की बात की गई है। 347 में राज्य की दूसरी भाषा को मान्यता प्रदान के संदर्भ में। 348 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा। 49 जो है राजभाषा आयोग समिति की प्रतिवेदन है, याद रखिए, आयोग गठित हुआ है 344 में, इन दोनों में याद रखिएगा। 50 बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है 50। तो 50 जो है भाषाई अल्पसंख्यक और मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा एनईपी में है, एनईपी 2020 में मातृभाषा है, तो मातृभाषा याद रखिएगा 350। वही 351 जो है हिंदी भाषा का प्रसार। इसके अलावा भाग 5 में 120 जो अनुच्छेद है वह संसद की भाषा का उसका प्रावधान है, और भाग 6 में 210 में विधानमंडल की भाषा का है। अब देखिए इसके बाद आइए बात करते हैं 47। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? ये देखिए हिंदी भाषा में आप वीडियो देख सकते हैं, हमने बनाया है बहुत ही बेहतरीन वीडियो, अभी और उस पर काम चल रहा है हिंदी भाषा में। तो यहाँ देखिए आपके विकल्प जॉर्ज ग्रियर्सन है, शिव सिंह सेंगर है, शुक्ल जी है, कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा इसका उत्तर जो होगा क्या होगा, शिव सिंह सरोज होगा। 1883 में इन्होंने अपना इतिहास हिंदी भाषा में 838 कवियों का यहाँ वर्णन मिलेगा, जिसे सहस्र कवि कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप देखिए इसमें ग्रियर्सन वाली किताब है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, 1888 में। एसोसिएट एशियाटिक सोसाइटी में 952 का वर्णन है। किशोरीलाल गुप्त ने जो है 1957 में इसका अनुवाद किया है, और शुक्ल जी का 1929 का इतिहास है। हिंदी साहित्य का विकास पहले था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में छपा, और 1000 कवियों का इसमें वर्णन है। कुल मिला के चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध और सब लोग जानते हो कि चित्रवृत्तियों की परंपरा की जब बात आएगी तो यह कथन सीधे जो शुक्ल जी का है। पूरा कथन इसका ये है, इस तरह से है कि जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि
चित्तवृत्तियों की परम, ये तो खैर सब लोग याद किए होंगे, यह प्रश्न याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जहां तक बात है तो इनकी जो किताबें हैं साहित्य संबंधी, एक तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, ठीक है ना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो है हो गया 1952 में, ये आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और ये दोनों राम कुमार वर्मा का जो है कि जो किताब 1938 में इन्होंने लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। वर्मा ने 693 से लेकर 1600 यानी संधि काल से लेकर, याद रखिएगा संधि से लेकर इसमें भक्ति, इसलिए संधि काल कहते हैं, भक्ति काल तक इसमें वर्णन है। स्वयंभू को ये पहला कवि मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मिश्रबंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं दिया गया? तुलसी को है, सूर को है, जायसी का स्थान नहीं, ये इसको याद रखिएगा, इनका स्थान नहीं है। देख लेते हैं हिंदी नवरत्न जो कि 1910, याद रखेंगे 1910 में दो भाग में, जैसे दूसरा जब संस्करण आया तो उसमें जोड़ा गया, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। बहरहाल देख लीजिए, तुलसी, सूर, देवदत्त, देव करके आया है बिहारी, त्रिपाठी बंधु का एक ही में, क में भूषण और ख मत्पतिराम, फिर केशव, कबीर, चंद्रवरदाई, भारतेंदु वावी, हरिश्चंद्र, इतने लोगों का जो है उल्लेख आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? ये तो खैर सब लोगों को पता है, किस नाम से? श्रृंगार काल के नाम से, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए इसमें रीतिकाल नाम जो है शुक्ल जी का दिया गया है, कला काल नाम जो रामेश्वर सिंह रसाल का, और अलंकृत काल जो है मिश्रबंधु विनोद का। मिश्रबंधु जो है एसएसजी याद रखिएगा, ठीक है ना, एसएसजी सुखदेव बिहारी, एसएसजी गणेश बिहारी याद रखेंगे। चलिए 51 जो है भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे कहा गया है? ये हिक्की है, गणेश विद्यार्थी है, मालवीय है। तो बिल्कुल आपका उत्तर बिल्कुल सही है, इसके उत्तर जो है जेम्स अगस्टस हिक्की है। 1780 में बंगाल गजट निकला था। विद्यार्थी जी जो है प्रताप जो है निकाले 13 में कानपुर से, और मालवीय जी काला कांकर अभ्युदय से जुड़े थे और बीएचयू से तो जुड़े ही है। इनमें से जैन कवि को अपभ्रंश, ठीक है ना, अपभ्रंश का वाल्मीकि, बहुत एक बार जानिए, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न आए हैं। अब इसका उत्तर ये तो सभी को पता होगा कि इसके जो है ना वाल्मीकि स्वयंभू है। पौमचरी उनकी रचना। एक क्वेश्चन यहाँ जी, ये देखिए इधर कोने में सॉरी, अरिष्ट नेमी, ठीक है ना, अरिष्ट नेमी जो है इनको भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे हेमचंद्र की जहां तक बात है कि इनका प्राकृत व्याकरण, ठीक है ना, 12वीं सदी, तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए अगला 54वां, ये दो सिद्धांत है, देखिए ये बहुत ही, दोनों को मिलाना है, सबको ही पता होगा। विशिष्टाद्वैत जो है वो रामानुज का है, यानी शंकराचार्य के अद्वैत के विरोध में। देखिए अद्वैतवाद जो है सीधी बात हो गई शंकराचार्य। शुद्धाद्वैत जो है वल्लभाचार्य का हो गया। द्वैताद्वैत जो है निम्बार्काचार्य का हो गया। यानी कुल मिला के इसका उत्तर जो है क्या होगा? देखिए इसका उत्तर होगा 2 1 4 3, यानी 2 1 4 3 आई थिंक कहीं नहीं है, तो इसका उत्तर सही है ई। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रगतिवाद केवल 55वां प्रश्न है। साम्यवादी मार्ग को अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह किस विद्वान का कथन है? तो आप इसमें देख सकते हैं नामवर सिंह का है, दंदलोल राजीव का है, गणपत गुप्त का है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका उत्तर होगा गणपत चंद्र गुप्त। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 56 देखिए, प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित है? प्रपद्यवाद को याद रखिएगा, नकेनवाद कहते हैं, नकेन। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। 3 लोग थे, 3 कवि थे, इसमें नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, ठीक है, और नरेश कुमार।
नंद किशोर आचार्य इसमें नहीं थे, नरेश कुमार थे, न के न, ठीक है ना। चलिए अगला जो है शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है शमशेर के बारे में, जो समीक्षा करते हैं मलयज, ठीक है ना। ये मलयज का कथन है, याद रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है मलयज का। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, अगला 58वां, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ये तो खैर सबको प्रसाद थे कि पंत थे कि निराला थे, तो ये इसका उत्तर जो है पंत है, क्योंकि पंत का जो है ना रचना काल जो है, पहले छायावाद, पंत को जो है ना 3 भागों में अगर बांटे तो पंत जो है छायावाद में हो गए, इसके बाद जो है इनकी जो है कविताएं समाजवाद से प्रभावित है, और अंत में अरविंद दर्शन से, ये अंतिम जब लोकायतन वगैरह की बात, तो ये 3 हो गया। अब ऐसे प्रसाद, इसके उत्तर जो पंथ होंगे, प्रसाद का जो आनंद या प्रतिविज्ञा दर्शन, और ये क्वेश्चन है निराला का अद्वैतवाद है, इसको याद रखिएगा, विवेकानंद, ये कई बार पूछा गया है। बहरहाल देखिए 59, भूल कहत नवरस कवि सकल मूल सिंगार, ते ही उछाह निर्वेद ले वीर शांत संचार। यह किसकी पंक्ति है? ये चिंतामणि त्रिपाठी की है, कुलपति मिश्र की है, प्रताप शाही की है, इनमें से को अधिक या कोई नहीं। तो इसका उत्तर है क्या है? ये जो है देव की लाइन है, ठीक है ना, देव के भवानी विलास से, देव का है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन है चिंतामणि त्रिपाठी की, यह किताब कभी कभी हमको परेशान करती है, कवि कुल कल्पतरु याद करने में, जिससे सेनापति का इसी तरीके का है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम उसका नाम जो है, आप सेनापति की जो किताब है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखें कुलपति मिश्र का जो रस रहस्य है, प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी 1882 में। चलिए अगला प्रश्न, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? अलंकारवादी आचार्य चिंतामणि है, सोमनाथ है, केशव है, एक से अधिक, तो बिल्कुल सही आपका है केशव। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये 61 है कि कथन और कारण, इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है, बिल्कुल सही उत्तर है। संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व दिया मिलता था, ये भी सही है। अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता है, यह भी सही है। देख लीजिए, ये यानी दोनों सही उत्तर, यानी अ और ब दोनों सही है। इनमें से कौन अगला प्रश्न 62वां, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद जोशी। ये तो बिल्कुल जो है सीधा प्रश्न है आपके सामने, यशपाल चूंकि प्रगतिवादी थे, ठीक है ना, तो यशपाल इसका उत्तर होगा। जैनेन्द्र प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? विधवा समस्या देखिए, गबन में जो है मध्यवर्गीय समस्या है, सोने का गोदान जो कृषक जीवन का महाकाव्य है। रंगभूमि में जो है जिसे गांधी वगैरह आ जाते हैं, यानी इसका उत्तर ई है। थोड़ा प्रेमचंद पे देखते हैं, देख लेते हैं प्रेमचंद के उपन्यासों पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए सबसे पहला उपन्यास इनका 1905 में आता है, देवस्थान रहस्य के नाम से। यह उर्दू में था। असरारे मवाविद, मंदिर तीर्थ में भ्रष्टाचार और पाखंड की बात इसमें की गई है। दूसरा जो है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, ये उर्दू में था, उर्दू का इसका नाम था हम खुरमा व हम सवाब, ये उर्दू के नाम है, ये दोनों ये और उर्दू का नाम है। इसमें विधवा विवाह जो प्रश्न था, विधवा विवाह जो है प्रेमा में है। सेवा सदन 1918 में उर्दू का इसमें उपन्यास है। ये सारे मूल रूप उर्दू में थे। बाजारे हुस्न, वैश्या जीवन पर, वरदान 1931 में, इसमें उर्दू में जो प्रकाशित हुआ था उसका नाम था जलवाए इशार 12 में।
प्रेम और विवाह की समस्या। प्रेमाश्रम भी जो है ना उर्दू में था, उसका नाम जो है गोसाए आफियत। 1922 प्रेमाश्रम हो गया। जमींदार और किसानों का चित्रण यहाँ मिलेगा आपको। रंगभूमि उर्दू में जो उपन्यास है, चूंकि रंगभूमि हिंदी में और रूपांतरण 1925 में होता है। चौगाने हस्ती नाम था। यहाँ आपको औद्योगिकरण, गांधी के बारे में यह पूछ चुका है कई बार, और भारतीय शिक्षितों की बात की गई है। सबसे जरूरी देखिए यहां से बात आती है, सातवां जो है इसमें, ये कायाकल्प जो है हिंदी में लिखा पहला उपन्यास है इनका, शुद्ध रूप से हिंदी में, याद रखिएगा। हिंदी में लिखा जो है इनका पहला उपन्यास है। पुनर्जन्म का इसमें वर्णन है। निर्मला हिंदी 1927 में। दहेज और अनमेल विवाह आपको निर्मला में मिलेगा। चलिए अंत तक बने रहे, बहुत ही जरूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। गबन जो है, गबन भी जो है ना शुरुआत में किसना नाम से आता है 1907 में, और बाद में 1931 में गबन होता है। मध्यवर्गीय जीवन के संगत। कर्म भूमि भी जो है शुरू में उर्दू में मैदान अमल, उर्दू में 1933 में। इसमें दलित विमर्श की बात है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई है, अछूतोद्धार की बात की गई। गोदान में 36 में इनका अंतिम उपन्यास है कृषक जीवन का महाकाव्य। और अंतिम जो है अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र जो है 1948 में। इस तरीके से हम देखें प्रेमचंद का उपन्यास। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 जयशंकर प्रसाद पर बात होती है। किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? ये चंद्रगुप्त है, ध्रुवस्वामी है, या फिर स्कंदगुप्त है? 64 का बिल्कुल सही उत्तर है आपका, यानी ध्रुवस्वामी। इनके नाटकों पर एक नजर हम डाल लें फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए चंद्रगुप्त के जो नाटक है, इनके नाटक, पहला नाटक जो है 1910 में जो है सज्जन महाभारत से इसके कथानक को लिया गया है। दूसरा जो है कल्याणी परिणय 1912 में। 1912 में दो नाटक छपते हैं, एक करुणालय और कल्याणी परिणय। कल्याणी परिणय जो है चंद्रगुप्त नाटक और सिल्यूकस की कथा है इसमें। करुणालय जो है हरिश्चंद्र विश्वामित्र के आख्यान की बात की गई है। 13 में आता है प्रायश्चित। प्रायश्चित जो है ना जयचंद का कुचक्र और पृथ्वीराज का अंत, प्रायश्चित। इसका 15 में जो है राज्यश्री हर्षचंद्र हेनसांग जो चीनी यात्री था, उसके आधार पर इसमें बात की गई है। 1921 में आता है विशाख। राज तरंगिणी जो कल्याण इनके लेखक है, और का आरंभिक अंश आपको दिखाई देगा। अजात शत्रु बहुत महत्वपूर्ण है। 1922 में मगध, कौशल और कौशाम्बी यानी 3 परिवारों का इसमें वर्णन मिलेगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है 1926 में। इसमें परीक्षित और जन्मेजय जिसे नागों का बाद में विनाश करता है, वो इसमें कथा है। 1927 में कामना है, ये अनुपदेशिक नाटक है जिसे प्रमोद चंद्रोदय के आधार पर लिखा गया है। 28 में जो है स्कंदगुप्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य का वर्णन मिलेगा। 30 जो है एक मायने में और महत्वपूर्ण है कि इसको जो एकांकी माना गया है। एक घूंट 1930 में आनंदवादी सिद्धांत की स्थापना की गई है। चंद्रगुप्त जो है 1931 में अलक्षेंद्र आक्रमण और नंद वंश का नाश, ठीक है, सेल्यूकस पराजय, चंद्रगुप्त की बात इसमें है। अंतिम जो है 33 में ध्रुवस्वामी, विशाख में देवीचंद्र के, विशाख के देवीचंद्र गुप्तम नाटक के आधार पर जो है इनकी रचना की गई है। आइए बात करते हैं अगला 65। बने रहे और एक बार सुन ले। चलिए, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। किसका कथन है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, रामविलास शर्मा, नंदलाल बाजपेयी, रामजी शुक्ल जी का कथन है। चलिए, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लूलाल या सदल मिश्र? राजा लक्ष्मण सिंह। लल्लूलाल की किताब जो है कौन सी है? प्रेम सागर है, ठीक है ना। सदल मिश्र का जो है नासिकेतोपाख्यान। ये चलिए आगे बात करते हैं। 68 क्वेश्चन नंबर ये है, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? लहरों के राजहंस में, आषाढ़ का एक दिन, या पैरों तले जमीन? ये तो याद रखिएगा आधे अधूरे में है। 1969 जो है ना आधे अधूरे,
जबकि 1963 एक ऐतिहासिक नाटक है लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तो 1958 से तो है ही। उसमें कालिदास और विलोम आपको याद रखना ही है। पैरों तले जमीन जो है ना अधूरा नाटक है। ये इधर जो हम आप देखेंगे कि अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती है, बहुत बड़ा सवाल। ये एकांकी है मोहन राकेश का। चलिए कौमुदी महोत्सव बात करते हैं। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा की एकांकी है, ठीक है ना। इसमें बादल की मृत्यु, जो कि राम कुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु जो है, बादल की, इसमें जो है ना देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका उत्तर जो है ई होगा। बादल की मृत्यु को उन्होंने पहली एकांकी माना है। ये आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आया, बादल की मृत्यु वाला क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। चलिए इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? यशपाल, रांगे राघव या इलाचंद जोशी? तो 69 का बिल्कुल, अभी इसके पहले इसी से क्वेश्चन आया था कि कौन, ये इलाचंद जोशी जो है कैसे है, ये मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। चलिए जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल जो है किसकी रचना है, कहानी संकलन है। इसमें जो है ये जो है उषा पेबंदा के का संकलन है, ये ई सही है। जबकि मनु भंडारी का जो है मैं हार गई 1959 में, कृष्णा सोबती का तो ही बादलों घेरे में, शिवानी का जो है ये सारे इंपॉर्टेंट है, सिगोरा पंत के नाम से लिखती है शिवानी। चलिए खत्तर जो है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट के ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिशन और स्टील ने किया। किसका कथन है? ये तो बहुत फेमस कथन है शुक्ल जी का। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि एडिशन जो है प्रताप नारायण मिश्र है और स्टील जो है बालकृष्ण भट्ट है, इसको याद रखिए। चलिए 72 निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये तो सीधा प्रश्न है, अरस्तु है, क्रोन्चे, इलियट, इलियट का है। चलिए साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने किया माना है? अरस्तु ने माना था विरेचन। कालरीज का कल्पना सिद्धांत है। भरत मुनि के रससूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? अब इसमें जो है ना अनुमतिवाद जो है शंकुक का है, अनुमितवाद शंकुक का है, क्योंकि इसमें शंकुक नहीं है तो ये जो है तीनों नहीं है, यानी ई सही है। इससे भट्ट लोलट का आरोपवाद हो गया, अभिनव गुप्ता व्यक्तिवाद हो गया, भट्टनायक का साधारणीकरण तो आप याद रखिएगा, ये तो पूछेगा अगली बार। यानी तीनों एग्जाम में कहीं ना कहीं जो यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, नोट कर लीजिए। चलिए और 75 संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? देखिए रीति और गुण की बात जो है ये कौन करता है? वामन करते हैं। रीतिरात्मा काव्येषु, कुंतक का वक्रोक्ति, क्षेमेंद्र का औचित्य और राजशेखर का मीमांसा, तो ये तो तीनों है ही नहीं, यानी डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76 डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी, बिल्कुल सही, कविता के नए प्रतिमान। अब यहाँ भी बहुत इजी प्रश्न है कि भरत मिलाना है आपको, भरत मुनि जो है रस संप्रदाय, ठीक है ना। आनंद वर्धन जो है ध्वनि के हो गए। कुंतक जो है वक्रोक्ति, इनकी किताब थी वक्रोक्ति जीवितम, इसकी भूमिका नगेंद्र ने लिखी थी। वामन का रीति संप्रदाय, तो यहां से तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। तो इसमें हो गया क्या 4, आपका 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी बी सही है इसका। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 78 क्रोन्चे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति का विलायती संस्करण किसने माना? ये किसने माना? देखिए श्याम सुंदर दास ने, नंदलाल वाजपेयी, गुलाब राय। ये कथन जो है शुक्ल जी का है, शुक्ल जी है इसका विलायती उत्थान माने, ये सही है। स्त्री विमर्श पर तब्दील निगाहें, ये प्रश्न भी आ चुका है, ये जीडीसी में आया था प्रश्न, तो आप याद रखिएगा। ये जो है मैत्रेयी पुष्पा की किताब है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, खैर बहुत फेमस किताब है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। चलिए 88 इसके बाद जो हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 81। 81 जो है आदिवासी विमर्श आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें देखिए मैत्रेयी पुष्पा तो है नहीं, रमणिका गुप्ता की तो जो किताब है आदिवासी कौन, ठीक है ना, ये भी नहीं, भारती मीना में इनकी जो लिखी आशा सुषमा संथाली है 1990 में लिखी थी। तो ये देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों ऑप्शन विकल्प, दोनों विकल्प परेशान कर सकते हैं। चलिए, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग करा, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, गुप्त जी का कथन है, क्योंकि इसमें मैथिली से गुप्त है ही नहीं। चलिए, दिनकर को उनकी किस भारतीय कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उर्सी पे 1972 मिला था। 84 जो है कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है। ये तो कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है 69, ठीक है ना, समय है इसमें। और जो है कृषक कहा है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि किसने कहा है। चलिए, कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ, तो उलटवासियों के विशेषज्ञ कबीर हो गए। इसके पहले कहाँ मिलता था, सिद्ध में मिलता था। चलिए, 86 जो है महात्मा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, चलिए बता ही दिए, महात्मा गांधी ने दी थी। इसके बाद 87 आइए, ये भी मिलाना है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, अकाल और उसके बाद नागार्जुन, ठीक है ना। इसके बाद जो कलगी बाजरे की जो है अज्ञे का है, गीत फरोश जो मैं गीत बेचता हूँ और मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस। तो आप देख सकते हैं कि 87 का आपका जो है क्या होगा सही, 4 3 2 1, यानी ये हो जाएगा। 88 देख लेते, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। ये धूमिल की जो है मोची राम से ये ली गई है। चलिए आगे बात करते हैं। 89 कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, ये भी याद रखना है कौन नहीं है। देखिए अब ये जो है शुरू में ही दे दिया, एक और जिंदगी मोहन आकेश की कहानी, ठीक है ना, ये हो गया, ये दोनों कमलेश्वर के, यानी आपका उत्तर जो है एक सही है। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की संख्या कुल कितनी है, बताइए। कुल जो है चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं, 40 44 45, 44 दृश्य, याद रखिएगा चंद्रगुप्त नाटक में कुल 44 दृश्य हैं। चलिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक चरित्र की प्रमुख विशेषता बताइए। वो विनम्र तो था ही नहीं, भावुक भी नहीं था, उदार भी नहीं था, वो आदर्शवादी था, अपराधीनता अस्वीकार करता और तर्कशील। महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किसकी, बाण भट्ट के आत्मकथा की, जिसकी रचना 1946 में करते हैं। इसमें बाण भट्ट, निपुणिका, न्यूनिया, ये जो है पात्र आपको मिलेंगे। हर्षकालीन भारत है इसमें, पुनर्वा एक 1973 में इनकी रचना है। लोरिकायन मृच्छकटियम की कहानी 76 में रामदास का पोथा है, छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद पे, और 63 में 4 चंद्र लेख है, राजा सातवाहन और चंद्र लेख पे। चलिए 63 गैगरीन कहानी, ये तो मान लीजिए नेट के सिलेबस में भी है। गैगरीन कहानी जो किसकी है, अज्ञेय की है, ठीक है ना, गैगरीन रोज पठार, ये जो है यानी ई सही है। चलिए 94 बहुत कम कहानी लिखकर इस सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार कौन है, तो बहुत फेमस है, उसने कहा था 1915 सरस्वती में छपी और अमर हो गए गुलेरी जी। गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा था, ठीक है ना, याद रखिएगा पुरानी हिंदी। चलिए 95 की बात करते हैं कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीति यानी पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है, नागर राजा शिव प्रसाद सिंह, नहीं इसमें नहीं है, ये वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल की के उपज है, ठीक है ना, ये राग दरबारी से 1968 याद रखेंगे। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास जो महाकवि सूरदास पे है, देखिए ये खंजन नयन सूरदास पे है, 1981 में जो है
बुध और समुद्र 56 में लखनऊ के चौक की बात है। एक मानस का हंस भी कई बार पूछा जा गया है इनका, इन्हीं का मानस का हंस, ये जो है तुलसी पर है, इसको याद रखिएगा। अमृत और विष जो है 1966 में गणतंत्र पर है, 15 साल बीतने पे। अब ये देखिए 97, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं। यह कथन किसका है गोदान में? यह मेहता का कथन है, याद रखिएगा मेहता। देखिए फिर आ गया आपके यहाँ जयशंकर प्रसाद का नाटक देवसेना जो है स्कंदगुप्त, ठीक है ना, 1928, याद रखिएगा इसकी पात्र है। अब लघु मानव की महत्ता ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। लघु मानव के बहाने जो बहस चलती है ये विजय देवराय शाही की बहस है। शाही जी पे याद रखेंगे कि जायसी पर बहुत अच्छा काम है इनका, ठीक है ना, जायसी पर शाही जी का बहुत बड़ा काम है। और दुष्यंत कुमार तो प्रसिद्ध है, धूमिल की कविता तो याद ही आपको। चलिए किस लेखक के निबंध ललित निबंध के ये प्रस्थान बिंदु बने? प्रस्थान बिंदु, ये जल्दी जल्दी में आप गलती कर सकते हैं। ललित निबंध देखिए कुबेरनाथ राय है, इसमें विद्या निवास मिश्र नहीं होंगे, इसमें हजारी प्रसाद, क्योंकि प्रस्थान बिंदु की बात की गई है। चलिए बात करते हैं जो है पैसेज है, यानी 105, यानी 5 प्रश्न पैसे से। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। इसको हल करने के लिए पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन एक बार देख लेना है वहां पे। देखिए जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विचित्र समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। भाषा की बात की गई, संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा। अब देखिए इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो आप जो है सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, बिल्कुल एकदम सीधा सा है इसमें, भाषा का महत्व। चलिए अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा, खोज करना, वार्ता, ये प्रकट करना होगा ये। चलिए सॉरी, इसमें जो है प्रकट का विलोम क्या होगा, गुप्त होगा, पारदर्शी होगा, सूक्ष्म। प्रकट का विलोम जो है गुप्त होगा, सीधी सी बात है। नदी का पर्याय नहीं है, तरंगिणी, ईला, तट, ईला नहीं है। अब गद्यांश का आशय, आशय जो है अब ये है सीधे, भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है, पहला ही दिया हुआ। चलिए 106 क्या है, 106 प्रश्न, इसमें गुणवाचक विशेषण, विशेषण है, विशेषण को और ग्रामर को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। और ग्रामर पे एक बहुत ही बेहतरीन 50 प्रश्न आप जो है हम अभी कमेंट दे देंगे ई में, आप देखिएगा। देखिए इसमें पतला तो गुणवाचक है, पतला व्यक्ति का गुण है, घना भी है। चौगुना जो है संख्यावाचक, यानी ये सही है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 107 का बराबर मानना, नहीं एक आंख से दोनों बराबर, बिल्कुल सही उत्तर है। 108 किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है, देखिए महा प्लस उत्सव क्या होगा, गुण संधि होगा। चलिए 109, थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, आप अंत तक बने रहे, अभी बहुत जो है। देखिए मैंने रमेश को मारा था, इसमें भूतकाल का कौन सा भेद है, सामान्य है, पूर्ण है, संदिग्ध है। अब देखिए इसमें याद रखिएगा जब उसमें वाक्य में था, थे, थी हो तो कंप्लीटेड, यानी वाक्य जो पूर्णभूत होगा, ठीक है ना, पूर्णभूत। संदिग्ध मीन्स जो है हेतु जिसको कहेंगे। चलिए मनोज पुस्तक पढ़ता है में वाच्य, अब पढ़ता है में वाच्य कर्म है कि करती है कि सीधी करती वाच्य की
मनोज इसमें कर्ता है, पढ़ना इसमें क्रिया है, पुस्तक इसमें कर्म है। इसमें जो कि कर्ता प्रधान है तो कर्तवाच्य हो गया। इसमें देखिए एक और काम करते हैं ना कि पढ़ना से ना क्वेश्चन किया जाता है क्या का और कौन का। तो कौन का उत्तर जो आएगा वो कर्ता होगा, क्या का वो कर्म होगा। अगर मान लीजिए कर्ता प्रधान है तो कर्तवाच्य, कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, भाव प्रधान है तो भाववाच्य। चलिए द्वंद्व समास का उदाहरण, प्रतिदिन नहीं है, भूखा प्यासा है, बेकाम भी नहीं है। ये तो मान लीजिए प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव समास हो गया। चलिए 112 का देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? साम्राज्य दिया है, श्राप गलत है, ये पैतृक है ना, सीधे दिख रहा है। चट मंगनी पट ब्याह बहुत ही, देखिए 113 का क्या होगा? तत्काल कार्य निपटाना होना। अनल और अनिल ये दो भिन्नार्थक है। अब अनल मीन्स क्या होता है? अनल मीन्स होता है आग, अनिल मीन्स हवा। ये सही है, ये बिल्कुल सही। वाक प्लस जाल होगा। अप्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें ईन है, कुलीन, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं 17वां। अशुद्ध वाक्य है आज, इसमें आज दिन सबसे अच्छा, ये सही है। मैं प्रातः काल के, चूंकि देखिए ये भी एक ही है, ये रिपीट हो रहा है, ये गलत है, ठीक है ना, एक ही होना चाहिए। चलिए 18 देख लेते हैं। अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि रिक्त स्थान की पूर्ति का बरखा, जब कृषि यानी जब खेती सूख गई तो आने से क्या मतलब? द्विगु समास का प्रयोग कहाँ हुआ है? देखिए सीधे ही चौराहा दिख रहा। चलिए और अंतिम प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ है? अब खुजलाते हैं, इसमें क्रिया देखते हैं, सुधार, लिखवाता, ठीक है ना। आप देखिए इसमें जो है लिखवाता ही होगा, क्योंकि इसका इसका जो रूप चलता है ये होता है लिखाना, लिखवाना। ऐसे मान लीजिए पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। इसे अपने काम को अपने नहीं करेंगे, काम को किसी और से करवाएंगे। इस तरीके से जो है हम लोगों ने कुल 80 के बहाने लगभग 120 प्रश्न पढ़े। मैं अनुरोध करूंगा कि टिप्पणी जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पेपर पर। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। यदि आप जो है यदि 6, 7, 8 की परीक्षा दे रहे हो, 9th, 10th की परीक्षा दे रहे हो या 11th, 12th की, इस यानी सभी लोगों को यह वीडियो देखना है, क्योंकि जो भी हमने इसमें सॉल्व कराया अलग तरीके से सॉल्व है। और एक एक प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आसपास के, यानी इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा और जो है आपके प्रश्नों की जो है स्पीड भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से देखिए पेपर है 11th, 12th के, लेकिन सबको देखना है इस वीडियो को। तो आइए हम बात करते हैं, एक एक करके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो इसे सबको देखना है, ठीक है ना। अब उच्च माध्यमिक विद्यालय पीजीटी का यह पेपर है, क्योंकि कई प्रश्न इसमें ऐसे हैं आप देखे होंगे जो रिपीट हुए हैं, यानी 9th, 10th वाले में भी है। तो इस तरीके से आपको जो है सभी को देखना है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुल 80 प्रश्न है। आप जो है यदि सॉल्व कर रहे हो तो आप उत्तर दें और देखें कि कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 13 स्वर और 38 व्यंजन कुल 51, 12 स्वर और 34 व्यंजन कुल 46, 56, इनमें से एक से अधिक क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है जो आयोग से जो उत्तर मिला है उसमें 51 है, ठीक है ना। लेकिन यह उत्तर जो है गलत है, क्योंकि एक बात जान लीजिए आप लोग कि उदय नारायण तिवारी, कपिल देव द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा ने जो वैदिक ध्वनियां मानी है वो 52 है, ठीक है ना, 52 है। यानी यहाँ पर जो है 38 की जगह 39 व्यंजन है। ये हरदेव बाहरी जो है, इसको याद रखिएगा कि 14 स्वर मानते हैं। इतनी चीज याद रखेंगे, सब लोग को याद रखना है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खुसरो की रचना, ठीक है ना, खालिक बारी वस्तुतः है। खुसरो की रचना खालिक बारी क्या है? पहेलियों का संकलन है।
ये कह मुकरियों मुकरियों होता है, मुकरियों का संकलन है, मनोरंजन परक रचना है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो 42 का जो उत्तर है यह जो है, बताइए आप लोग। 42 का उत्तर जो है आयोग ने दिया है ई। तो देखिए वास्तव में ई सही है। यह जो है अरबी फारसी, ठीक है ना, एवं हिंदी का पद्यमय पर्याय कोश है। खलीक बारी, जो अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लीजिए, जो आता है कि 1253 से 1325 इनकी समय सीमा है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि। इधर देखिए, खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने और गजल, ये इनकी किताबें हैं। मुकरिया और पहेलिया में उक्त वैचित्र जो है आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इतनी चीज आप याद रखिएगा, सबके लिए समान है। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 43। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम, ठीक है ना, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? देखिए इसका जो क्रम है इस तरीके से है। सबसे पहले जो है संस्कृत, ठीक है ना, संस्कृत। और संस्कृत इसलिए है क्योंकि अब देखिए संस्कृत कहने से अर्थ ये है कि संस्कृत के पहले जो है आप यहां से अगर शुरू करेंगे तो इसमें वैदिक, ठीक है ना, और ये लौकिक, ऐसे जानिए, वैदिक हो गया, लौकिक हो गया, और इसके बाद वैदिक लौकिक हो गया इधर। और यहाँ आप जो है इसको जो है इस तरीके से देखिए कि वैदिक और लौकिक हो गया, और लौकिक से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, लौकिक को ही संस्कृत कहा जाता है, जिसे वाल्मीकि रामायण से संस्कृत की शुरुआत मानी जाती है, लौकिक को ही संस्कृत कहा जाता है। इसके बाद जो है मामला आता है, इसके बाद जो है पाली, इसके बाद जो आएगा प्राकृत, फिर आएगा अपभ्रंश, फिर अवहट, इसके बाद कुछ जो है जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है पुरानी हिंदी की बात करते हैं, ठीक है ना, फिर अपनी हिंदी आ जाएगी। इस तरीके से आप देख से प्राकृत से पूर्व क्या होगा? पाली होगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44 44वां, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग। पश्चिमी हिंदी की बोलियों पर हमने 9th 10th में कल बताया था, आप उस वीडियो को एक दो बार जरूर देखिएगा। देखिए इसमें जो है पश्चिमी हिंदी में दो भाग कल बताए थे कि आकार बहुला, ठीक है ना, और देखिए इसमें पश्चिमी हिंदी में अब यहाँ देखिए कि करके मिलाते हैं कन्नौजी और अवधी, चूंकि अवधी यहाँ पूर्वी हिंदी हो गई, ये गलत हो गया। खड़ी बोली बुंदेली यही सही है। ब्रज के साथ बघेली, बघेली अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी, ये तो पूर्वी हिंदी हो गया, तो ये कहने का बी सही इसमें, ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थान, कुल 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों का समूह जो हिंदी है। खड़ी बोली के लिए अगला प्रश्न है 45वां, सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए? इसमें जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी या कौरवी? इसका उत्तर जो है जनपदीय हिंदुस्तानी है, कौरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। 46वां में देखते हैं, 46वां क्या है? यह भी बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी, अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? ये बहुत ही प्रसिद्ध है, काका कालेलकर का, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, काका कालेलकर। चलिए 47वां, कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? 47, तो 47 का देखिए, इसमें जो है सबसे ज्यादा देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा, या देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है, या देवनागरी ब्राह्मी लिपि? ये सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि से जो देवनागरी का विकास हुआ है। अब देखिए इसमें यहाँ हमने लिखा है, आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहां से इस ये जो हम इधर लिखे ना, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावलिपि, ध्वनि और लिपि, इससे लिपि का विकास। देखिए ब्राह्मी का विकास कैसे आप है? ब्राह्मी के की उत्तरी शाखा से, ये क्रम भी पूछता है, आप इसको याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है इसको। उत्तरी शाखा से गुप्त लिपि चौथी 5वीं में, इसके बाद सिद्ध मातृका लिपि, कुटिल लिपि 6वीं में, सिद्ध मातृका तो कोई कुटिल, और इसके बाद देवनागरी
नवमी में और शारदा इसके दो भाग। दक्षिण वाली तेलुगु हो गई। तो आप इसको याद रखिएगा, ये दोनों में कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है ना। आचार्य नरेंद्र देव याद रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव। बीजी खेर जो राजभाषा आयोग जो गठित हुआ था 1955 में, 7 जून 1955 में, उसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। यह प्रश्न जो बीजी खेर वाला जो है आया है कक्षा 9वीं और 10वीं में। तो नरेंद्र देव के बारे में आप यह जान लीजिए कि जो लिपि सुधार समिति जो है, इन्होंने 12 खड़ी, ठीक है ना, इसमें याद रखिएगा 12 खड़ी। इसके बाद जो मात्रा व्यवस्था कुछ बात की थी, कुछ अनुस्वार पे इन्होंने अपने और अनुनासिक संबंधी महत्वपूर्ण जो है इन्होंने अपनी बात रखी थी नरेंद्र देव ने। चलिए 49वां, यह जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रजभाषा में परुष वर्णों का अभाव है। तो एक बात जान लीजिए कि इसमें जो है विकल्प जो दोनों गलत है, ठीक है ना, दोनों गलत है, क्योंकि गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से नहीं आती है, ये दोनों गलत है। चलिए अगला प्रश्न जो है 50वां, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। एक जो है यानी स्थापना आ है और ब उस पे उसमें दूसरा कथन है 19वीं शताब्दी का नवजागरण, ठीक है ना। भक्तिकालीन नवजागरण लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। ये देखिए दूसरा इसका ऑप्शन है कि उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान। ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसका इसमें एक बात जान लीजिए कि इसमें जो है 50वें में ये तो सही है पूरी तरह से सॉरी, ये सही है। ऐतिहासिक अंतर्वस्तु अलग अलग है, क्योंकि भक्तिकालीन की ऐतिहासिकता अलग थी और यहाँ जो है लोक जागरण का अलग था। ये दूसरा सही है इसका। चलिए 51वां बात करते हैं। अब देखिए इसमें जो है निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित किए। तो नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें देखिए सॉरी, इसमें जो है इसका जो है उत्तर ई है, इसमें कोई भी सही नहीं है, एक बार जान लीजिए। इसकी बढ़ते हैं 52वां की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? अग्रदास की नहीं है। ये ध्यान मंजरी, कुंडलिया राम ध्यान मंजरी, इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी नहीं है दिया है, लेकिन ये तीनों रचनाएं अग्रदास की है, इस कारण जो है ई सही है। हम बार बार कल कह रहे थे आपसे कि ये दोनों विकल्प आपको देखने हैं। चलिए 53वां बात करते हैं कि काव्य पंक्तियां हैं और रचना काल है। 53 में जो है आप देख सकते हैं कि पंडित सल सत्य बखाणई देहई बुद्ध बसंत जाने, यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है सरप्पा की रचना है। 12 बरस ये कुकर जी, 13 बरस, ये तो बहुत फेमस है जगनिक का। बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, यह जो है विद्यापति का है। और जाति ओछा पाती जन्म हमारा, ये जो है अपना रैदास का। तो इस तरीके से 2 3 4 5 यानी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। अब इसमें देखिए इसका जो है, इसमें एक बात याद रखिए कि कुकुरमुत्ता, ठीक है ना, ये भी सही। कुकुरमुत्ता 1941 में लिखते हैं, ये 1941 में। इसके बाद जो है आंगन के पार द्वार जो है ये 1961 में लिखते हैं। ये किसका? अज्ञेय का। ये निराला की कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में, मुक्तिबोध जो है उनकी मृत्यु के बाद। और विष्णु प्रिया जो है ये 1957 में, गुप्त जी की कविता। चलिए तो इस तरीके से जो है आप जो है 54 में देख सकते हैं कौन सा सही है। चलिए बात करते हैं 55 भी स्थापना है और उसका विचार भारतीय युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। 55 देखिए, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना।
यानी दोनों सही है। द्विवेदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 56 में जो है एक देखिए समाज सुधार तो था ही, जान लीजिए। गीत काव्य की प्रचुरता यहाँ कम मिलती है। स्वच्छंदतावाद तो इसके बाद मिलता है। तीव्रतात्मकता ये तो है ही, यानी समाज सुधार, यानी 1 और 4 जो है आपके यहाँ सही है। द्विवेदी के बारे में अब तो है ही, द्विवेदी की शुरुआत जो है जैसे 1903 में जो है अगर देखा जाए तो सरस्वती जब प्रकाशित होती है, सरस्वती पत्रिका, इसका प्रकाशन जो है मिलता है इनके जिम्मे, द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के जिम्मे मिलता है 3 से 1920 तक, 20 के कहीं कहीं 18 है। तो तब तक जो है सरस्वती के माध्यम से बहुत सारी रचनाएं हमारे सामने आती हैं और काफी प्रयास होता है। और सबसे बड़ी बात ही खड़ी बोली और ब्रज का जो दुविधा वो खत्म होता है। चलिए आगे 57 बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा सही है, किस पे? 57 पे ब्रज, देखिए विकल्प भी आपके सामने है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन, ये तो शुक्ल जी का एकदम बिल्कुल सही है उत्तर आपका, इसमें ए पहला सही है। और इसके बाद नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं मिलता, ये तो गलत है। ये तो दोनों एक ही में, नाथ और पंथ को जो है ना मिलाएंगे आप तो जिसे 84 सिद्ध में नाथ और 9 नाथ हो ना, वो आप देखिएगा ना कि ये इनमें भी है उसमें भी है, दोनों में भी है लोग। अब इसके अलावा जो है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये भी सही नहीं, पहला और तीसरा सही है। संख्या 58 इसमें रचनाएं दिया गया है और आपके सामने विकल्प है। देखिए प्राकृत प्रकाश, ठीक है ना, प्राकृत प्रकाश है, श्रावकाचार्य प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध है। एक बात आप याद रखिएगा, प्राकृत प्रकाश जो है, देखिए श्रावकाचार्य तो देवसेन की किताब होगी पहली बात, मेरतू की वो प्रबंध चिंतामणि हो गई, कुमारपाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभ सूरी की हो गई, प्राकृत प्रकाश जो है बरुचि की। हेमचंद्र की जो किताब है वह किताब उसका नाम है प्राकृत व्याकरण, ठीक है ना, इस कारण इसमें कंफ्यूजन नहीं, प्राकृत व्याकरण शब्दानुशासन भी है व्याकरण में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा, ई होगा। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटक से हुआ। यह कथन शुक्ल जी का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ठीक है ना, का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो क्रम में ये 9th और 10th में भी लगभग जो है यहीं से एक प्रश्न था। इसमें दिया गया है मानस का हंस, पीढ़ियां, खंजन नयन, सुहाग के नुपुर, 4 दिया गया है। 4 में जो है क्या है प्रकाशन वर्ष के अनुसार, इसके सही क्रम देखिए 72 में मानस का हंस आता है 1972 में, जिसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो है तुलसीदास, ठीक है ना, तुलसी यहाँ आते हैं। पीढ़ियां, ठीक है ना, पीढ़ियां जो है ये जो है 1885 में करवट का दूसरा भाग, 90 में जो पीढ़ियां उपन्यास छपता है। खंजन नयन 81 में, खंजन नयन में सूरदास का वर्णन है। सुहाग के नुपुर जो है 1996 में आता है, ठीक है ना। इस तरीके से 60वां का उत्तर आपको जो है क्या मिलता है, 4, 1, 3, 2। इसके अतिरिक्त इनके इसमें यहां से प्रश्न चूंकि आया था, अब देखिए ये महाकाल को याद रखेंगे, पहला उपन्यास 47 में अकाल पे छपता है। बूंद जो महत्वपूर्ण उपन्यास और है इनके, बूंद और समुद्र 56 में, अमृत और विष जो है 66 में, नाचियो बहुत, ये इतने उपन्यास इनके महत्वपूर्ण है अमृतलाल नागर के। अब आया ये सगुण भक्ति पर है 61वां प्रश्न। कथन जो है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, समर्पण जो है सगुण भक्ति का मूल है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। तो अब देखिए एक तो खाली एकमात्र अद्वैतवाद थोड़े है भक्ति आंदोलन में। दूसरी बात यह है कि सगुण भक्ति का मूल जो है समर्पण की अपेक्षा यहाँ अवतारवाद, तो ये दोनों गलत है, ठीक है ना। अद्वैतवाद ही केवल वहां नहीं है, ये भक्ति आंदोलन में आपको जो है मिलेगा। अद्वैत के अलावा आप जो है जैसे विशिष्टाद्वैत मिलेगा, इसके अलावा जो है आप देखिएगा वहां जो है अष्टशाप के जितने भी कवि हैं वहां पढ़िए तो वहां भी केवल आपको अद्वैतवाद ही नहीं मिलेगा। अब आप बात करते हैं 62 पर। पहली ताव न अनुहरई गोरी मुह कमलस अदिटी पुनि उन्नमयी
पढ़ी पहली छंदस। अब देखिए यहाँ जो है ये 62 का जो है ये कथन जो है हेमचंद्र जो है हेमचंद्र से 2-3 प्रश्न यहाँ भी है और 9th 10th में भी है। चलिए अब यहाँ देखिए ये जो है अच्छा प्रश्न है 63 अच्छा इसलिए कि देखिए इसमें जो है स्वयंभू का रामायण, ठीक है ना, को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना। यहां यदि आप थोड़ा सतर्क नहीं होंगे तो सीधे इसको राम कुमार वर्मा मान सकते हैं, लेकिन ये उसका उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत जो है संधिकाल कहते हैं, ठीक है यहाँ पे। और दूसरी बात यह कि 693 से शुरुआत करते हैं, तो ये इसको याद रखिएगा। 64 पे आते हैं, प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक चमादानी का ऐसा दावा कर रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं। शुक्ल का कथन ये घनानंद के बारे में है। पंत जी ने समाजवाद के प्रति, ठीक है ना, समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में किसने ये बातें कही हैं? यह बात जो है किसकी है? 65 की बात जो है रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है ना। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 66वें प्रश्न की ओर। सॉरी, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। 66 ये जो है किसका कथन है? नेमिचंद्र जैन, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी। यह बच्चन सिंह का कथन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर भी दे सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न 67 जो है, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? कठोपनिषद कुंवर नारायण की जो रचना है वह है कौन सी? आत्मजयी। यह प्रश्न जो है 11th NCERT से है। अब देखिए आत्मजयी का प्रकाशन 1965 में होता है। 56 में उनका संग्रह चक्रव्यूह, संशय की एक रात नरेश मेहता की, जिसने जो है महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व पर आधारित है। इसके अलावा कुंवर नारायण ने तीसरे सप्तक में इनकी कविताएं हैं, परिवेश, हम तुम, इन दिनों, कविता के बहाने। इन कविता संग्रह को भी आप याद रखिएगा क्योंकि NCERT की किताबों में आपको मिलेंगे। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम 68। ये देखिए इसके में जो है आपके सामने माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बाल कृष्ण नवीन और भगवत चरण वर्मा। आप यहाँ रोक कर देख सकते हैं कि चतुर्वेदी जी का जन्म जो है 1889 से 1968 तक, इनका 1895 से 1963, 1897 से 1960, 1903 से 1981। रोक कर वीडियो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नई कहानी से अगला प्रश्न है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। यह कथन किस लेखक का है? 69। तो यह कथन जो है याद रखिएगा कि यह कथन नई कहानी के संदर्भ में किसका है? यह कथन जो है कमलेश्वर का है और यह प्रश्न भी जो है नेट में आया हुआ है 70। अब केशव दास के बारे में शुक्ल जी ने क्या कही है? हम पहले दिन बताए थे शुक्ल के इतिहास को पढ़ना है। 70 का जो है केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा है उन्हें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेते हैं और पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते हैं, ये भी सही है।
और अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज, ये गलत है। यानी 1, 2 और 3 अर्थात आपका विकल्प ए सही है। चलिए 71वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, ये भी बीपीएससी के द्वारा ये इसका उत्तर जो है गलत आया है। गलत नहीं, इसका उत्तर सही है। ठीक है ना, अभी बता रहे हैं क्यों, क्योंकि कई लोगों ने हो सकता है इसका उत्तर गलत दिया होगा। देखिए, काल विभाजन नामकरण करते ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो है देखिए, इसमें इसका उत्तर तो सीधी, दरअसल जो ग्रियर्सन का जो है इसका उत्तर शुक्ल होगा। ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है उसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रियर्सन ने जो है अपने काल विभाजन में इस तरीके से दिया है। देखिए, ये इन्होंने जो है चारण काल नाम दिया 700 से 1300 तक, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, इसके बाद जायसी की प्रेम कविता, ये कृष्ण ब्रज का कृष्ण संप्रदाय की बात करते हैं, काव्य नहीं, कृष्ण संप्रदाय। फिर मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिका और तुलसी के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरीके से 11 भागों में ये विभाजित करते हैं। आप उसको फिर से देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, हमें लग रहा है कि सबको पता भी होगा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा था? बिहारी के बारे में, बिल्कुल। चलिए अब ये आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सजल नयन तन पुलक निज, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 73, देव पहचानी परेउ दंड जिमि धरनी तल दशा न जाई बखानी। तो 73 का उत्तर जो है क्या है? ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74 जो है भ्रमरगीत सार से है। जीव मुह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है, कान प्यारी पीको। ये भी नेट 2 जून 2019 का प्रश्न है कि इसमें है जो है कि पंक्ति में भाव कौन सा है? ये करुणा भाव, क्रोध, प्रेम, एक से अधिक। ये देखिए शुक्ल जी ने इसमें असूया भाव जो है व्यंजित किया है, आप याद रखिएगा। ये नेट का क्वेश्चन है, तो नेट को भी आप सॉल्व करना है। नेट के जितने पेपर हैं, एक प्रश्न यहाँ से जो है 100% यहाँ से आएगा। इस कमायनी के सर्गों के क्रम पे देख लीजिए, यह क्रम है। अब ये क्रम को इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। चिंता, आशा और श्रद्धा ने काम करके वासना से लज्जित होकर अच्छे कर्म किए, तब ईर्ष्या ने ईड़ा से सपने में संघर्ष किया और वेदों के दर्शन किए, करके रहस्य खोले आनंद के। कुल 15 सर्ग हैं। इस सर्ग को तो आप पूरी तरह से याद कर लेना है, एक बात जान लीजिए। यहां से एक प्रश्न निश्चित है, कोई भी परीक्षा दीजिए। चलिए बात करते हैं 76, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहां पूर्ण साहित्यिक है, वहां उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक है। ये किसका कथन है? ये देखिए बीपीएससी ने गलत उत्तर दिया है, नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है, इसको याद रखिएगा। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नाम उल्लेखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे मुक्तिबोध की। और ये किताबें जो दी गई है ना, ये इस किताबों को भी आपको याद रखना है, मुक्तिबोध की किताबों को। चलिए बात करते हैं भारतेंद्र जी पर कि भारतेंद्र जी के जो नाटक हैं और नाट्य रूप को देखिए कौन कौन से हैं। जिसे इसमें 4 दिया गया है। भारत दुर्दशा, ठीक है ना, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मोषणम, अंधेर नगरी। तो इसमें जो है भारत दुर्दशा तो जो है नाट्य रासक या लास्य रूपक, देखिए नाट्य रासक दोनों अलग अलग है, ये हो गया। श्री चंद्रावली जो है नाटिका है, ठीक है ना, जिसमें एक क्वेश्चन और आता है जिसमें जो है यमुना का वर्णन आता है, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो अंधेर नगरी प्रहसन है, और ये क्या है, विशस्य विस्मोषणम जो भाण है, ये 1880 डेट। आप इनको तो पूरा याद ही करना है। 80 में, 76 में चंद्रावली, और जो है 76 में हो गया, और 81 अंधेर नगरी।
कुल 17 जो है पूरे अधूरे नाटक इनके मिलते हैं। इसके अलावा देखिए वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, इसमें विसंगत की आपको मिलेगी 73 वाला। प्रेम जोगनी जो है 75 में। काशी के धर्मावलंबन का वर्णन मिलेगा। नील देवी और सती प्रताप जो है, जिसे नील देवी गीत रूपक है, ये हो गए इनके नाटक। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम में कीजिए। तो जन्म वर्ष देख लीजिए, हमने यहाँ नोट कर दिया है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है, ये देखिए 1844 से 1914, ये जो है हरिश्चंद्र की तरह सबको पता है 1850 से 85। प्रेमगंज जो है 1855 से 1878 और ये 1867 से 1925। तो आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा। यहाँ ये तो आपको पूरा बाई हार्ट होना चाहिए, तो सही क्रम लगाना है। और इसमें जो है 80 पे हम आ जाते हैं। आपके सामने विकल्प इस प्रकार है। अब देखिए मैला आंचल जैसे एक अगर देखा जाए, देखिए अगर आपको कोई भी हो, जैसे गोदान जो है अमरपाल सिंह, ऐसे भी करते हैं। जो आपको इसमें पात्र आ रहे हैं उसको पहले कर लीजिए। इसे नदी के द्वीप जो है, ये हो गए भुवन सिंह, आपको 2 मिल गया। इसके अलावा जो है बचे 2। अब 2 में जो है आप जो है देख सकते हैं कि मैला आंचल बच गया और एक बच गया आपके पास झूठा सच। तो मैला आंचल में आते हैं कौन, हरगौरी सिंह, ठीक है ना, और झूठा सच में प्राणनाथ। कुल मिलाकर देख सकते हैं 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये हो गया। चलिए 81, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने संधिकाल और चारण काल भी दिया है। शुक्ल जी का जो है वीर गाथा काल नाम है, ठीक है ना, वीर गाथा काल। अब देखिए 82 में आइए, आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मर जाई, सोई मुंह में धन संचते सो उबरेजे खाए। ये जो है कबीर की का दोहा है, तो यहाँ कबीर नहीं है, इसलिए ई सही है। चलिए 83 में आइए, ये भी टीजीटी में आया हुआ है 9th और 10th में। अभी इसी में फर्स्ट वाले में 26 को एग्जाम हुआ था। उत्तर मध्य काल को क्या कहा है? विश्वनाथ प्रसाद कल हमने बताया था आपको कि इन्होंने जो है श्रृंगार काल कहा है। रीति काल डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं और अलंकृत काल जो है मिश्र बंधु विनोद कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 84 में आइए, आप उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में भी दीजिए, अपने कमेंट भी कीजिए कि आपको किस शीर्षक पे ज्यादा जरूरत है। चलिए, फीकी पे निकी लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे जियो विवाह की गार। यह जो है किसकी बहुत प्रसिद्ध लाइन है, किसकी? यह जो है वृंद की, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेड़ तोड़ दी किस एकांकी काव्य की रचना है? मेड़ तोड़ दी, यह जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, याद रखिएगा। कल हमने आपसे बात किया था कौमुदी महोत्सव और राम कुमार वर्मा की बादल की मृत्यु, इसको भी याद रखिएगा। बादल पहली जो है एकांकी जो है 1930 में ये छत्तीसगढ़ में आया था और कई जगह आता है, इसको याद रखिएगा। चलिए 86 जो है रामदरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार है। साक्षात्कार कौन सा है रामदरस मिश्र का? तो इसमें जो है याद रखेंगे अंतरंग है, ठीक है। इनका साक्षात्कार कहना ना होगा जो है, ये नामोर सिंह का साक्षात्कार है। नामोर सिंह की लड़की जो है समीक्षा ठाकुर जो है इसको संपादन किए समीक्षा ठाकुर। नामोर सिंह का गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र का है, तो अंतरंग जो है इनका है। चलिए 87 की बात करते हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े, ये एनसीईआरटी से है, ठीक है ना। चलिए ये इसमें जो कई लोग जो ना पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि पड़ गई कोट इधर घुसी, और कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चन जी को लेकर और सोहनलाल द्विवेदी को लेकर। तो आप याद रखिएगा ये सोहनलाल द्विवेदी तुम्हें नमन करने से उद्धृत है। मनु भंडारी 88वां मनु भंडारी का संग्रह नहीं है, मैं हार गई फेमस है। ये भी जो है ये अगर मनु भंडारी देखा जाए तो ये भी एनसीईआरटी में भी है यह प्रश्न।
मनु भंडारी को पढ़ना है, एनसीईआरटी में है। देखिए 88। अब इसमें जो है यही सच दो है, लंदन की एक रात जो है ना, निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी, और सज्जाद जहीर की भी किताब है। 89 उसने नारियल को कसकर एक गाली दी, ठीक है ना, और जोर से ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। मवाली के विषय में किस लेखक का कथन है? 89 बताइए। बिल्कुल मवाली जो है मोहन राकेश की कहानी थी, ये उसी से लिया गया है। 90 बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न 90, हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना कौन सी है? रेशमी टाई, सुंदर कली, बैठे ठाले। इसमें कोई नहीं, यानी ये ई सही है। रेशमी टाई वही राम कुमार वर्मा की जो 5 एकांकी है, इसमें याद रखिए रेशमी टाई में। 90 का हो गया। इसके बाद बात करते हैं 91, प्रश्न संख्या 91। देखिए आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। कल से हम लोग जो है लाइव आएंगे, तो लाइव में हमें उम्मीद है कि जो है काफी जो है आप अधिक से अधिक लोगों तक जुड़े। अगर अभी तक आप जो है जुड़े हैं और सब्सक्राइब तो कर ही ले। चलिए बात करते हैं चिंतामणि से। यह प्रश्न है, ये बहुत ही जरूरी है, इसमें हम कई प्रश्न जोड़े हैं। देखिए आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए। 91, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणों के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की समान अनुभूति भरने के लिए जगह यह चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक अंश है? तो 91 का तो पहले आप आंसर जान लीजिए। इसमें जो है भाव एवं मनोविकार का। देखिए शुक्ल जी ने जो चिंतामणि लिखी है, इसका संपादन जो है 4 बार हुआ। एक तो 39 में, 1939 में चिंतामणि, यानी चिंतामणि जो है चिंतामणि भाग 1, ठीक है ना, भाग 1 जो है का संपादन खुद शुक्ल जी करते हैं। और 17 निबंध, सबसे महत्वपूर्ण जो है, महत्वपूर्ण निबंध जो है, निबंध इसी में संकलित है। कौन कौन है आप एक नजर देख लीजिए, इसमें कौन कौन से निबंध है। एक में एक नजर ऐसे देख लीजिए कम से कम। देखिए भाव या मनोविकार संबंधी निबंध हो गए, उत्साह हो गया, श्रद्धा और भक्ति हो गया, करुणा हो गया, लज्जा और ग्लानि हो गई, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है देख सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। इसके अतिरिक्त साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद और रसात्मक, ये कुल मिला के सबसे महत्वपूर्ण जो है चिंतामणि भाग 1 है। दूसरा जो है इसको याद रखिएगा कि चिंतामणि भाग 2 जो है, चिंतामणि भाग 2 जो है 1945 में, ठीक है ना, 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके संपादक हैं, ठीक है ना। इसमें 3 निबंध मुख्य है। एक तो काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभ्यंजनावाद 2, और एक काव्य में प्रकृति ऋषि करके 3 है। इसके बाद जो है तीसरा जो है 1983 में इसका संपादन करते हैं नामवर सिंह, तीसरे का, ठीक है ना, तीसरे का नामवर सिंह 83 में। चौथा जो है जो पूछा गया है, जीडीसी में पूछा गया था 2002 में चौथे का जो है कुसुम चतुर्वेदी, ठीक है ना, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, 2 लोग चौथे का संपादन करते हैं। जिसमें याद रखिएगा कि इसमें ये देखिए लिखे 1902 से लेकर 39 तक के कुल 47 निबंध हैं। तो ये पूरा चिंतामणि जो चारों है, 1-2 बार इसको सुन के नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं। 92, अब देखिए अंधेर नगरी से है। नारायण दास ने मुझे से कहा था कि यहां सब चीज टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहां टके सिर भाजी और टके सेरी खाजा। ये जो है
नारायण दास कोतवाल, ये महंत जी का कथन है। अभी हम बता ही रहे थे कि 1881 में जो है इसकी रचना किए थे, और जितने कम समय में किए अभी तक का इतिहास है। चलिए ये देखिए, पर्दा उठने और अंधेरे में सुनाई देता समूहेश्वर धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। कृति के प्रथम अंक के प्रारंभ में है, किसमें है? लहरों के राजहंस में। वहां भी प्रश्न था, ये 1963 में ऐतिहासिक है। अलका इसकी पात्र, इसको याद रखिएगा। अब आइए 94 बात करते हैं। कमलेश्वर की कहानी नहीं है। देखिए, दोपहर का भोजन, पहले ही उत्तर आ गया, ये अमरकांत की कहानी है, ठीक है ना। अमरकांत जिनका उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है इन्हीं हथियारों से। इसके अलावा जिंदगी और जोक कहानी बहुत प्रसिद्ध है अमरकांत। 95 गंगा के पार झूसी के खंडहर और आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। भी तो आश्चर्य की बात, अतीत के चलचित्र से है ये माधवी वर्मा का ये घीसा, ठीक है ना, घीसा का कथन है 1941। कम से कम याद रखिएगा, इसकी रचना 11 इसमें है, यानी रेखाचित संस्मरणात्मक। इसमें 8 जो है दलित विमर्श से संबंध में है, ये इसको भी याद रखेंगे। आइए, आषाढ़ का एक दिन से है, आषाढ़ का पहला दिन, और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूं। यह आषाढ़ के एक दिन में किसका कथन है? 96 का कथन जो है, यह कथन मल्लिका का कथन है, ठीक है ना। और ये इसमें जो है इनमें से किसी का नहीं। आषाढ़ के एक दिन 1958 में, जैसे कालिदास और विलोम पात अगर पूछ दे तो आपको याद रखना है। चलिए आप बात करते हैं, नई समीक्षा नए संदर्भ, ये आलोचना से प्रश्न है। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक जो है डॉक्टर नगेंद्र की किताब है, ठीक है ना। देखिए, कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण का नाम क्या था? इनके हिंदी व्याकरण का नाम ही था हिंदी व्याकरण, पुस्तक का नाम, यानी इसमें कोई भी नहीं है, ये सही है। 99 में देखिए, भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान, देखिए हमने यहाँ कर ही दिया है कि इनकी भाषा विज्ञान जो है ये है, ये किताब है भोलानाथ तिवारी की किताब जो है भाषा विज्ञान, आप देख सकते हैं, यह किताब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 100 हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन, ये बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए, एक ये हो गया, एक जो है ड, ये वाला, और इसी को जो है क्या कहते हैं? इसी को जो है द्विगुण भी बोलते हैं, ठीक है ना ये। चलिए इसके अलावा आइए 101 पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना, तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तद्धित प्रत्यय होता क्या है? देखिए, तद्धित प्रत्यय है कि जो धातु के अलावा यानी क्रिया के अलावा और सबके साथ जुड़ जाए। सबके साथ का अर्थ यह है कि वह जो है संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, जुड़ने के लिए सर्वनाम के साथ, या विशेषण यानी क्रिया के अलावा। अब देखिए, सबके साथ जुड़े, तो इसमें जो है आप याद रखिएगा कि 101 का जो है ये, अब ये देखिए यहां पर जो है खटिया, खाट प्लस इया, खटिया, गायक, ये नहीं है गाना, ये तो हो ही नहीं सकता, गाना तो मान ली क्रिया हो गया, वो हो गया धातु। देखिए इसमें ए सही है। चलिए अब यहाँ देखिए 102 वाला प्रश्न भी ठीक है, अच्छा है कि ये भी जो एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, दोनों ये जितने ग्रामर के प्रश्न है ना, एनसीईआरटी जो 6th 7th 8th वाली एनसीईआरटी थी ग्रामर वाली, वहां से। अब संकर शब्द का चयन कीजिए, भी वहीं से है। अब इसे संकर शब्द कहीं है ही नहीं, संकर शब्द दो जुड़ेगा, यानी दो भाषाओं के शब्द जब जुड़ते हैं तब संकर होते हैं। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी और टिकट हो, रेल और टिकट जो है यहाँ क्या हो गया, ये अंग्रेजी शब्द हो गए, ठीक है ना। और गाड़ी और घर जो है हिंदी, यानी दोनों अलग अलग भाषाएं हो तब जो है संकर। और नमस्ते का संधि विच्छेद, यहाँ देखिए नमस्ते, ये नहीं, गलत है, ये सीधी सी बात है। यहाँ जो हो तो इसका ई सही है,
इसका होता है नमः धन ते, नमस्ते। चलिए चयन शब्द में किस संधि की योजना है, ये तो आप याद रखिएगा, अयादि संधि। अयादि संधि को याद करना है तो ऐसे चयन नायक इस तरीके से शब्द याद कर लीजिए। और अयादि संधि जो है 105। त्रिलोचन में किस समास की योजना है? त्रिलोचन, त्रिलोचन में, त्रिलोचन अर्थात क्या है? तीन नेत्रों वाला अर्थात शिव। तो शिव जो है बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जहां अन्य पद प्रधान होते हैं, अन्य पद की जो है अन्य पद प्रधान होते हैं। अब एक बात जानिए, ये तो इसमें कहीं है ही नहीं बहुब्रीहि, तो ये इसमें इसका उत्तर सी होगा। लेकिन अगर त्रिलोचन का संधि दिया होता कि तीन लोचन, त्रिलोचन मीन्स तीन लोचन, अगर इस तरीके से रहता है तो आप वहां पर जो है द्विगु समास उत्तर लगा सकते थे। लेकिन चूंकि सीधे त्रिलोचन में किस समास की योजना, तो आप बहुब्रीहि लगाएंगे। चलिए संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसमें देखिए पदबंध होता ये है ना, पदबंध, इस व्याकरण पर हम कई वीडियो बनाए हैं। पदबंध मीन्स पदों का विस्तार, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर ये नाउन है, नाउन का विस्तार, मान लीजिए प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का विस्तार, ये मान लीजिए विशेषण है तो विशेषण का विस्तार, ये मान लीजिए क्रिया क्रिया के, यानी ये विस्तार है पदबंध, ये ठीक है ना। जैसे देखिए अब यहाँ जो है संख्या में बस 11 बच्चे, यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ जो है, यहाँ अगर देखा जाए ऐसे करके ये जो है, जैसे यहाँ बच्चे हो गए, यहाँ संज्ञा हो गया, ठीक है ना। अब संज्ञा की विशेषता देखिए, विशेषता इतना बड़ा, इतनी बड़ी बात, संख्या यानी विशेषण का विस्तार, यानी ये विशेषण पदबंध है। चलिए 107 तो रिपीट हुआ है, यही प्रश्न जो है 9th और 10th में भी आया था, ठीक है। इंटरनेशनल के लिए हिंदी का शुद्ध जो है वर्तनी जो है क्या होगी? ये होगी अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना ये। चलिए 108 का देख लेते हैं। सेना का पर्यायवाची है शब्द है, ये 109 में आते हैं आसन। ये भी प्रश्न 9th में, आसन का अर्थ भोजन है, तो आसन का अर्थ क्या होगा? आसन का अर्थ फेंकना या चलाना, बाण फेंकना चलाना, ये में यहाँ गलत है। चलिए 110 में आ जाते हैं। कौन सा भाववाचक वाक्य है? भाववाचक भाववाची जो है, देखिए दूध पिला रही है। अब इसमें भाव देखना है, देखिए तेज नहीं दौड़ा जाता, सफाई करेगा एक से अधिक, ये है दौड़ा जाता, खाया जाता। 11 शुद्ध, आज रविवार का दिन है, रविवार है, गलत है। सोनी मोनी ऋतु, ये गलत है। वह घोड़ा को दौड़ने दौड़ा, ये भी गलत है। ये यानी कुल मिला के ये सही है। 12वां देखिए संयुक्त वाक्य का चयन। संयुक्त वाक्य में आप याद रखिएगा कि यदि और है बीच में जुड़ता है दो तो और दिखेगा, बाद खत्म, यही सही है। क्रिया का प्रयोग हुआ है, संयुक्त क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ आप देख सकते हैं। अब देखो, अब क्रिया पे जाते, इनसे छोड़िए, यहाँ आ जाओ, जाता है, खड़ा था, एक से अधिक, ये है ही नहीं, ये नहीं। अब देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें दो है, एक आना क्रिया है और जाना क्रिया है। यहाँ केवल जाना क्रिया है, ये तो सहायक क्रिया है, ये खड़ा, यानी कुल मिला के ये जो है इसमें है। चलिए थाली का बैगन मुहावरा, ये तो कह रहा है स्थिर विचार वाला, कैसे इधर उधर लुढ़कता रहता है। ये 15 जो है ना, याद रखिएगा कि 115 लोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता। ये अब इसमें जो है लोकोक्ति में परिवर्तन की का कोई औचित्य ही नहीं, यह परिवर्तन न होने की बात जो है अव्यय में होता है, ठीक है ना। अव्यय में, अव्यय संज्ञा सर्वनाम लिंग का जो है क्रिया पर असर नहीं पड़ता तो अव्यय माना जाता। चलिए 116 जो है, रा किस विभक्ति कारक का चिन्ह रा, ठीक है ना। ये देखिए कर्म करण अपदान गलत है। का के की रा रे री किसका है? संबंध कारक का। चलिए संबंध अगर देखा जाए तो कारक नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि संबंध कारक जो होता है जैसे दो संज्ञा के बीच में रिलेशन बताता है। पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? अब देखिए परिभाषावादी तो कहीं है ही नहीं, ये तो भाई सीधी सी बात है, ये तो दोनों है। अब ये प्रश्न कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी, ये भी 9th 10th में कल इसकी चर्चा किए थे,
बी सही होगा इसका। अब 19वां 119 का नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? तो नूतन ब्रह्मचारी जो है हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। ये किसका है? प्रसाद नारायण मिश्र का। बाल बोधनी जो है भारतेंदु जी की पत्रिका। चलिए, और अंतिम प्रश्न जो हिंदी का की महाप्राणीकरण संधि कौन सी है? अब इसमें कभी, देखिए होता ये है ना कि इसे कबही जबही कबही, ये कभी। अब इसमें देखिए, इसको जो है थोड़ा समझने के लिए एक चीज आप यहाँ देख लीजिए। अब ये अंतिम प्रश्न है तो थोड़ा सा यहाँ जो है आप 5 मिनट टाइम दीजिए। देखिए, इसमें एक चीज याद रखिए कि महाप्राण जो होते हैं क्या होते हैं? 24 का अर्थ है दूसरा और चौथा, ठीक है ना। यानी ये दूसरा हो गया और चौथा हो गया। अल्प प्राण क्या है? 135 याद रखेंगे। यहां से तो एक प्रश्न तो 100% है, आप जान लीजिए। तीनों में है तो एक एक प्रश्न मान के चलिए। 135 जो है अल्प प्राण। अब देखिए अघोष जो है, इसको 12 याद रखें। 12 का अर्थ एक, तो 135 याद रखेंगे क्या? सघोष, यानी नहीं 135 नहीं, इसको जो है याद कीजिएगा आप 345, ठीक है ना। इसको याद कीजिएगा 345, 3 4 5 ये हो गया आपका सघोष। कुल मिलाकर इतना जो है आप पढ़िए, और कल से हम लाइव आने का प्रयास करेंगे। अन्यथा जो है एक सामान्य तीनों यानी 6 7 8 9 10 11 12 का जो है हिंदी साहित्य के इतिहास पे एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप अब तक बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों को तक भेजिए। बहुत बहुत